बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले बात की थी अबाउट सोल्यूशन इन कोलाइड चैप्टर के राउट्स लॉ, और उससे पहले बात हो गई थी कंसंट्रेशन यूनिट्स। आज हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशंस। तो आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है क्या चीज़, और ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ पर नहीं डिपेंड करते, और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह आज बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है क्या चीज़। तो कोलिगेटिव वर्ड जो है, ये एक लैटिन वर्ड है जिससे डिराइव हो गया है। उसका मतलब है वो हमारे पास है कोलिगेटिस। कोलिगेटिस का मतलब है कलेक्टेड टुगेदर। तो इसका मतलब है कि सल्यूट पार्टिकल यहाँ पे कोलिगेट होगी, यानी कलेक्ट होगी। डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depends only on the number of solute, not on the nature of the solute particle, are called colligative property। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, जबकि उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम दो डिफरेंट नेचर के सल्यूट भी हम किसी सोल्यूशन उसका बना ले, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर उसका कंसंट्रेशन एक जैसे है तो उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। दोनों का नेचर अगर अलग अलग भी होगा तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एक जैसे है उस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। या दूसरा डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन दे डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन अ सोल्यूशन, और कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसको हम ये भी कहते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं और नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल कितने हैं। जिस तरह हमने इससे पहले कंसंट्रेशन यूनिट्स में मोल फ्रैक्शन की बात की थी, तो मोल फ्रैक्शन असल में ये चीज़ है। यहाँ पे हम सोल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों का मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को जो है और इसका रेशियो फाइंड करेंगे, उससे हमारे पास ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर। तो इसका जो साइज होगा उस पर भी इंडिपेंडेंसी होगी, स्ट्रक्चर के तरफ आएंगे तो भी इसकी इंडिपेंडेंसी होगी, और केमिकल नेचर के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। किस चीज़ के साथ ताल्लुक होगा? ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। कि अगर सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होगी, अगर सोल्यूट पार्टिकल कम है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर सोल्यूट पार्टिकल हम ज़्यादा करेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या इस तरह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, उसमें चेंज जो आएगा तो वो ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम है तो उसमें जो चेंज आएगा वो कम, ज़्यादा कम जो भी होगा वो हमारे पास चेंज जो आएगा तो वो हमारे पास कम होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि जस्ट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, तो दे प्रोवाइड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मोलिकुलर वेट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस। तो अगर कोई भी अननोन सब्सटेंस आप लोग किसी भी सोल्यूशन में ऐड करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन बना ले, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो चेंज होंगे, जो वेपर प्रेशर उसका लोअर होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो उसका एलिवेट होगा, या मेल्टिंग पॉइंट उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट उसका जो डिक्रीज होगा, तो उसी चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं, उसका मोलिकुलर वेट उससे फाइंड कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट इक्वेशन, जो कि हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन से हैं। तो इसके 4 टाइप्स है, और सबसे पहले हमारे पास उसमें है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम इविलिस्कोपिक भी कहते हैं। इसमें जो कांस्टेंट यूज होगा उसको हम इविलिस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। थर्ड वन हमारे पास है डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, और इसमें जो कांस्टेंट यूज होगा उसको हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके एक एक पढ़ेंगे इन वन लेक्चर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने 4 यहाँ पे शो किया है। सबसे पहले हमारे पास होगा वेपर प्रेशर लोअरिंग, तो उसमें कितनी हमारे पास लोअरिंग आती है। सेकंड हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा। और थर्ड हमारे पास जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिरेगा, कितना कम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर की फिर लास्ट में बात करेंगे।
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वाई सम प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिस तरह हमने इससे पहले कहा कि इसके क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसके क्वालिटी या इसके नेचर को के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 3 सोल्यूशन बनाएंगे, तीनों में हम 1 लीटर या 1 kg वाटर लेंगे और उसमें हम 3 डिफरेंट नेचर के सोल्यूट्स ऐड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसमें कितना वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया, कितना हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ और कितना फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हुआ। तो इसको हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमारे पास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये डिपेंड करती है only and only number of solute particle, not that of the nature of the solute particle. यहाँ पे हम कहते हैं कि in order to explain the concept of colligative property, let us take the vessel having 1000 ग्राम और 1 kg of water in each। तो यहाँ पे भी हमने 1 kg वाटर ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया। अभी यहाँ पे हम जो ऐड करते हैं तो ग्लूकोज का जो यूरिया का जो मोलिकुलर मास है वो है 60 ग्राम पर मोल। तो हम लेंगे उसका 6 ग्राम। तो 6 ग्राम हम यहाँ पे ऐड करके 1 kg में हम ऐड कर रहे हैं वाटर में। फिर यहाँ पे हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास जो है वो 180 ग्राम पर मोल है। तो उसका भी हम कितना लेते हैं, 10 पे डिवाइड करेंगे तो हम लेंगे 18 ग्राम पर मोल। फिर यहाँ पे हम लेते हैं सक्रोज, तो सक्रोज का है 342 ग्राम पर मोल। तो उसका भी हम 10 पे डिवाइड करके हम उसका कितना ले रहे हैं कि 34.2 ग्राम सक्रोज हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 ग्राम यूरिया ले लिया, यहाँ पे 18 ग्राम ग्लूकोज ले लिया और यहाँ पे 34.2 ग्राम सक्रोज ले लिया। अभी जब इन सब की हम बात करेंगे तो ये सारे सोल्यूशन हमारे पास जो उसका कंसंट्रेशन आया वो है 0.1 मोल सोल्यूशन। क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राम में सॉल्वेंट लिया है तो फिर उसको हम कहेंगे मोलल सोल्यूशन। अगर ये वॉल्यूम में लिया होता तो फिर हम उसको कहते कि हमारे पास है मोलर सोल्यूशन। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलल सोल्यूशन। तो हर एक की कंसंट्रेशन सेम है। तो जब कंसंट्रेशन सेम है तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सब में क्या होंगे, सेम। अभी कोई कह सकता है यहाँ पे कि ये 6 ग्राम हमारे पास यूरिया है, ये 18 ग्राम है, ये तो इसका ट्रिपल है, और ये फिर 34 ग्राम है तो ये तो ऑलमोस्ट इसके भी डबल है। पर नहीं, यहाँ पे जो एक पार्टिकल होगा वो स्मॉल साइज का होगा, उसका जो मास होगा वो कम होगा। जब यहाँ पे जो एक पार्टिकल होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा, और जो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा तो उसका मास और भी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, उसके मास की बात नहीं करते, और उसके जो बाकी फीचर्स है, जो उसका वेट है या जो उसकी हमारे पास जो नेचर है उसकी बात नहीं करेंगे। तो सबकी जो कंसंट्रेशन बन गई वो है 0.1 मोल। अभी जब 0.1 मोल के साथ हम इसको देखेंगे तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो उसका आया है वो हमारे पास 1 बार इसमें से कमी हो गई है। और इसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो यूरिया का है वो भी हमारे पास आया कि 0.052 सेंटीग्रेड इसमें एलिवेशन आई, यानी इसमें इतना इंक्रीज आया। और फ्रीजिंग पॉइंट की जब हम बात कर लेते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इसकी हमारे पास कम हो गई है 0.186 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब के साथ एक ही जैसा बिहेवियर शो हो गया। इसका मतलब है कि these all solution show same properties irrespective of its nature. Only dependency is on the नंबर ऑफ सोल्यूट और द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सबका एक जैसे है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सब में एक जैसे है, तो सब ने एक जैसे प्रॉपर्टीज को शो कर लिया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इन सोल्यूशन वेपर प्रेशर आर लोअर्ड इक्वल एक्सटेंट, सब में हमारे पास वन टार हमारे पास कमी आ गई। बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास जो एलिवेशन आया वो भी हमारे पास सब सेम आया सब में, और फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया वो भी सब में सेम आया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास डिपेंडेंसी इसकी ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, कि उसका साइज कितना है और उसका नेचर कितना है, कौन सा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि 0.1 मोलर सोल्यूशन हमने बनाया था, तो 1 डिवाइड बाय 10 पे हमने किया था तो उससे बना था 0.1। यहाँ पे जो एवोगाड्रो, अगर हम सोल्यूट पार्टिकल की बात करते हैं कि कितने सोल्यूट पार्टिकल इसमें है, कितने इसमें है और कितने इसमें है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को 10 पे डिवाइड करेंगे। तो वो हमारे पास बन जाएंगे कि 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है, तो 0.1 मोल में हर एक सोल्यूट का
चाहे यूरिया हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे सक्रोज हो, सब के पार्टिकल जो है वो 6.02 इंटू 10⁻22 पार्टिकल है। तो इसीलिए जब ये 1/10 ऑफ एवोगाड्रो नंबर है ये पार्टिकल, तो इसी वजह से सबकी जो पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल, वो सेम है, इसीलिए उसका नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। सब ने एक जैसे प्रॉपर्टीज शो कर लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंडेंसी सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे करते हैं, जब उसके साइज के या उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हम अभी आते हैं एक एक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग किस तरह होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो इफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है कि या तो हमारे पास ये वोलेटाइल होगा, जो कि ऑलरेडी आपने राउट्स लॉ में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, यानी यहाँ पे अगेन हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट होगा, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आगे हम जाके यहाँ पे इंशाल्लाह इसका एक एग्जाम्पल है जो हम करेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या फर्क पड़ता है और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, द escaping tendency of solute molecule from the surface of the solution decreases, thus vapor pressure is lower। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो सोल्यूशन भी बन चुका है, तो सोल्यूशन में सरफेस के ऊपर अभी हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे, जिसकी वजह से सोल्यूट को आप लोग देखिए ये नॉन वोलेटाइल है, तो ये हमारे पास इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात तो अलग है कि ये हमारे पास स्प्लिट नहीं होगा, आयंस में स्प्लिट नहीं होगा। ये जिस तरह आप लोगों ने जिस कंडीशन में डिसॉल्व किया है सिर्फ उसका सोल्यूशन बन जाएगा जब उसका पार्टिकल जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि ये नॉन वोलेटाइल है, इसके कोई वेपर्स भी नहीं बनते, इसीलिए वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि क्यों कम होगा, तो यहाँ पे कहते हैं कि बिकॉज द सोल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई द स्पेस ऑन द ऑफ द सोल्यूशन which decrease the number of its solvent particle on its surface। सरफेस के ऊपर अभी हमारे पास जो है वो सोल्यूशन का क्या आया, दो कंपोनेंट आ गए, एक हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल आ गए और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल आ गए। कहाँ पे, सोल्यूशन के सरफेस पे। तो अभी जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो इवापोरेट नहीं होगा, उसके वेपर्स नहीं बनेंगे, जबकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल इवापोरेट होंगे। तो जो उसके ऊपर वेपर बनेंगे वो किस चीज़ के बनेंगे, ओनली सॉल्वेंट के। सोल्यूट हमारे पास इवापोरेट नहीं होगा। तो पहले हमारे पास सारे पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट के थे, अभी हमारे पास कुछ पार्टिकल सोल्यूट के भी होंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो इसीलिए हमारे पास वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन स्टेट इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्योंकि अगर ये प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होगा, सोल्यूशन की बात नहीं करते, सॉल्वेंट की बात करते, तो सरफेस के ऊपर सारे पार्टिकल जो होंगे वो सॉल्वेंट के होंगे, जबकि सोल्यूशन में कुछ पार्टिकल सोल्यूट के होंगे और कुछ पार्टिकल सॉल्वेंट के होंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि ऑलरेडी हमने कहा कि अगर ये वोलेटाइल होगा तो फिर इसके भी वेपर बनेंगे, तो फिर वेपर प्रेशर जो होगा वो सोल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट दोनों का होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल की वजह से फिर हम कहते हैं कि इसकी वेपर्स नहीं बनते। तो सोल्यूट जब नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो सिर्फ और सिर्फ वो जो वेपर्स होंगे वो बनेंगे सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल के, जिसकी वजह से हमारे पास इसका प्रेशर कम हो जाएगा। डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट के, कितनी हमारे पास सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा या कितने कम है, उसके हिसाब से ये इसमें जो लेसनेस आएगी, जो इसमें कमी आ जाएगी, तो हमारे पास उसकी वजह से होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सक्रोज एंड यूरिया, जिस तरह इससे पहले भी हमने इसका एग्जाम्पल कर लिया है, तो उम्मीद है दोबारा से उसको देख लिया आप लोगों को पता चल जाएगा कि 0.1 मोलर सोल्यूशन में हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ की ऐड कर लिए, पर उसमें सोल्यूट पार्टिकल जब एक जैसे थे, इसीलिए हमारे पास में जो चेंज आया वो भी एक जैसे होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद है, प्योर सॉल्वेंट है।
तो प्योर सॉल्वेंट में कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई सोल्यूट उसमें नहीं होगा। और यहाँ पे आप लोग दूसरे बीकर में देखते हैं कि सोल्यूशन विद अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो यहाँ पे ये येलो कलर के जो नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है सोल्यूट पार्टिकल, और जो ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है सॉल्वेंट पार्टिकल, और यहाँ पे सारे हमारे पास जो है सॉल्वेंट पार्टिकल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जब इसके इवापोरेशन होगा, जो वेपर्स इसके बनेंगे तो वो किस चीज़ से बनेंगे, वो हमारे पास सारे के सारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल है, तो वो सारे सॉल्वेंट पार्टिकल ऐसे उड़ के बाहर आएंगे, वेपर फेज में आएंगे, और उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल की वजह से होगा। जबकि दूसरे स्टेज में आप लोग देखें तो जो यहाँ पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर बनता है वो भी हमारे पास वेपर से बनेगा, पर वेपर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बनते हैं, जबकि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो उसके कोई वेपर आप लोग देखें ऊपर कोई येलो कलर का मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब है कि कोई हमारे पास इसके सोल्यूट पार्टिकल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर सोल्यूट पार्टिकल भी है, सॉल्वेंट भी है, तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल है वो कम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओनली 4 मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट इज इवापोरेटेड, जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर जो भी सॉल्वेंट होगा उसके इवापोरेट हो चुके हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पे और दोनों सेम कंडीशन पे यही इवापोरेशन हो गया है। इसका मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज़्यादा, और जो सोल्यूशन फॉर्म में ये होगा तो वहाँ पे भी जो वेपर्स बनेंगे वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के बनेंगे, पर ये क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 यूनिट वेपर प्रेशर है, क्योंकि सारे के सारे वाटर जो सॉल्वेंट होंगे वो इवापोरेट हो सकता है, सारे जो सरफेस के पार्टिकल है। जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल है तो वो इवापोरेट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इसका प्रेशर हमारे पास 2 यूनिट आया, और इसकी वजह से ये प्रेशर हमारे पास जो सोल्यूशन वाला है ये कम है एज कम्पेयर टू दिस सॉल्वेंट। तो हम कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन दैट fewer solvent particle are at the solution surface, so less solvent evaporates। या यहाँ पे आप लोग दूसरे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे आप लोगों के पास ये 3 यूनिट 3 एरो हमने डाउनवर्ड लगाए, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों में सेम लग रहा है। और यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारे पास विद सोल्यूट या सोल्यूशन है। तो यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर होंगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से सारे सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो सरफेस पे आके सारे इवापोरेट हो सकते हैं, और उसका जो वेपर्स बनेंगे वेपर ज़्यादा बनेंगे, तो उसकी डेंसिटी जल्दी से जो है बढ़ेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगा सकता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। जबकि दूसरे केस में आप लोग देखें जो सोल्यूशन है तो उसमें फ्यूअर मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट जो है जो सरफेस के ऊपर होंगे वो इवापोरेट हो सकते हैं। जो रेड रेड कलर है ये सोल्यूट पार्टिकल है, ये सोल्यूट हमारे पास इवापोरेट नहीं हो सकता, इसकी वजह से इसकी जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट का है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि सोल्यूशन में वही वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, और सरफेस के ऊपर जो है सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सोल्यूट पार्टिकल भी आ जाते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो इसीलिए उसकी जो स्केपिंग टेंडेंसी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यूजिंग राउट्स लॉ टू एक्सप्लेन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब इसको हम डिराइव करेंगे और इसकी बात करेंगे कि ये हमारे पास है क्या चीज़। तो राउट लॉ की मदद से हम ये कह सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो this is the quantitative relation between lowering of vapor pressure and composition of the solution discovered by F.M. Rouse in 1886। इसने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात की थी कि कितना सोल्यूट में ज़्यादा ऐड करूँगा कितना कम ऐड करूँगा तो उसकी वजह से सोल्यूशन के कंपोजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका वेपर प्रेशर कितना लो हो जाएगा, उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा, उसका डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम राउट लॉ की मदद से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पी नॉट अगर है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ऑफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम चेंज नहीं करेंगे, उसकी दोनों की बात एक जैसे टेम्परेचर पे करेंगे। अगर पी नॉट जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट जो होगा उसी का है, पी जो है या पी एस पी हम इसको कह सकते हैं, इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर जो लोअरिंग आएगा वो हमारे पास क्या होगा, प्योर का ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट का,
और सोल्यूशन को जो है वो कम होता है, तो दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, डेल्टा फाइंड करेंगे, और उसी को हम कहेंगे इज नोन एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर लोअरिंग, इसको हम कह सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। The vapor pressure lowering is directly proportional to the mole fraction of the solute, और ये हमने राउट्स लॉ में भी कहा था कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू x2, यानी सल्यूट के पार्टिकल को हम कहते हैं या उसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास होता है x2, तो सल्यूट के लिए हम x2 यूज कर लेते हैं। तो जितना ज्यादा सल्यूट तो उतना ज्यादा इसमें लोअरिंग आएगा, जितना कम सल्यूट उतना कम लोअरिंग आएगा। दिस इज राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के थ्रू हमने इसकी बात कर ली। The vapor pressure of the solvent in a solution is always lower than the vapor pressure of the pure solvent. तो जो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर जो बनाएगा, जो एग्जर्ट करेगा, जो सोल्यूशन फेज में एग्जर्ट करेगा, जो स्केपिंग इसकी होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ सोल्यूट पार्टिकल भी सरफेस के ऊपर होती है जो कि एकमुलेशन ऑफ द सरफेस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो कम कर लेता है। इसी वजह से इसकी जो सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन फेज में वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का हमने से पहले भी देखा कि प्योर सॉल्वेंट में सारे पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर होते हैं वो सॉल्वेंट के होते हैं, सारे इवापोरेटेबल होंगे, इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, जबकि सोल्यूशन फेज में इसका वेपर प्रेशर कम हो। अब यहाँ पे हम इसको डिराइव करते हैं, तो डिराइव करने के लिए हम कहते हैं कि राउट्स लॉ एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ में ये कहते हैं, इससे पहले भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि द वेपर प्रेशर लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डेल्टा P इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। तो ये हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको अगर हटाएंगे तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं एक कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट होगा P नॉट, जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, सोल्यूशन जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है। तो ये हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा। फर्स्ट ये हमारे पास रिलेशन है या एक लॉ है, और यहाँ से हमने इसका इक्वेशन बना लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस साइड को और इस साइड को, दोनों साइड को हम डेल्टा पी नॉट से डिवाइड करेंगे। तो ये भी हमारे पास पी नॉट से डिवाइड हो गया और ये भी पी नॉट, तो ये दोनों पी नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन फॉरवर्ड आ जाएगा कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू x2, क्योंकि यहाँ से ये दोनों पी नॉट खत्म हो चुके हैं। ये इक्वेशन 1 बन गया। अभी हम कहते हैं कि एंड वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस रूट इज गिवन बाय, इससे पहले भी हमने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, उससे बाद में हमने ये बात कर ली थी कि x2 क्या है, ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस रूट, या राउट्स में भी हमने बात की थी कि ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है। और मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का आप किस तरह फाइंड करेंगे कि x2 या मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। इसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होंगे तो n1 फॉर द सॉल्वेंट प्लस n2 फॉर द सोल्यूट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू द मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ द सोल्यूट। तो ये हम एक इस रिलेशन से x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा कि डेल्टा P डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ये मैंने यहाँ पे पुटिंग इसकी करी। फिर हमने स्टार्ट में कहा था कि ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। तो जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल उसमें क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। तो यहाँ पे N2 जो है ये सोल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल है, और N1 क्या है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल है। तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम सोल्यूट है, यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन की वजह से इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे हम कहते हैं कि एज N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज far more less than the number of mole of the solvent, because the solution is very dilute. So we can ignore N2 in the denominator। जो यहाँ पे N2 है इसको हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, जबकि यहाँ वाला निगलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं N2 का कंसंट्रेशन लेता हूँ 0.0001 मोल,
अगर ये हमारे पास 0.0001 मोल है तो फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि अगर ऊपर हम कहते हैं कि 0.0001 मोल डिवाइड बाय 1 प्लस 0.001, तो अभी नीचे हम इनटू डिनोमिनेटर में स्केप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, जबकि न्यूमरेटर में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। न्यूमरेटर में हमने इसको इग्नोर कर लिया, या तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा या फिर 0 के हम ले सकते हैं। अगर 0 डिनोट कर देना है तो फिर ये हमारे पास खत्म हो जाएगा और ये इक्वेशन फिर नहीं बन सकेगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि नोमिनेटर में हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि डिनोमिनेटर में इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे तो n1 प्लस 0 ये अगेन हमारे पास n1 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन बिकम डेल्टा p डिवाइड बाय p नॉट इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। अभी ये जो n2 है ये खत्म हो गया। तो फिर हम कहते हैं N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट, और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो एक एक की हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। N1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट, इसको हम W1 भी कंसिडर कर सकते हैं, कह सकते हैं। और फिर नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि N1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट, W1 भी कंसिडर कर सकते हैं, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट M1, कैपिटल M1 हम लिख सकते हैं इसके। और इस तरह सोल्यूट के लिए हम लिख सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट W2 एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2। तो ये हम N1 और N2 की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ W1 M1 एंड W2 M2, ये हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन अबव कि डेल्टा पी बाय पी नॉट अपनी जगह आ गया, और N2 डिवाइड बाय N1 की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। तो N2 बराबर था W1 डिवाइड बाय M1, तो ये N2 बराबर था W2 डिवाइड बाय M2, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर लिया N2 की जगह कि W2 डिवाइड बाय M2, और नीचे हमारे पास है N1, तो N1 की जगह मैंने N1 की वैल्यू पुट कर ली, तो W1 डिवाइड बाय M1, ये आप लोग देख सकते हैं W1 डिवाइड बाय M1। अभी जब ये हमने पुटिंग कर ली, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग देखिए, ये एक इसके बीच में डिवीजन है, एक इसके बीच में डिवीजन है, और एक ये होल जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है और जो नीचे वाला है, तो इन दोनों के भी आपस में रेशो है। ये ऊपर हमारे पास ये जो है ये अलग फंक्शन और ये नीचे अलग, तो हम यहाँ से भी जो डिवीजन है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो जब मल्टीप्लिकेशन में हम डिवीजन को कन्वर्ट कर लेंगे तो जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी तो उसको हम रिसिप्रोकल कर लेते हैं, रिसिप्रोकेट कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2, ये अपनी जगह पे एक जैसे आ जाएगा, जबकि ये W1 डिवाइड बाय M1 उल्टा हो जाएगा, तो ये M1 डिवाइड बाय W1 हो गया। ये हम इस तरह जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो ये डिनोमिनेटर जो फंक्शन है इसको भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो यही अभी आप लोगों के पास जो ऊपर वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू W2 M1 डिवाइड बाय M2 W1। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है, और इस इक्वेशन को हम फर्दर यूज कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास और द मास ऑफ द अननोन सोल्यूट। जो हमने अननोन सोल्यूट इसमें डिजोल्व किया था, अगर उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो हम उसका अननोन मास हम लेंगे तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना मास हमने लिया है। तो या अगर हमें मास ना गिवन हो, पहले से ये डिजोल्व हो चुका हो, तो भी हम उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिजोल्व सब्सटेंस जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं, और जो उसका जो डिजोल्व मास है तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले से। इसको हम फर्दर इलाबोरेट कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट ये बराबर है प्योर जो वाटर है या जो प्योर सॉल्वेंट है उसका माइनस पी एस। पी एस हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिवाइड बाई पी नॉट। तो ये हमारे पास डेल्टा पी किसके बराबर था, कि चेंज इन द वेपर प्रेशर। तो चेंज इन वेपर प्रेशर क्या है, पहले प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा था, जब सोल्यूशन हमने बना लिया सोल्यूशन का कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल हमारे पास सरफेस के ऊपर आ गए। तो इन दोनों से हम फाइंड करेंगे डेल्टा पी, और ये हमारे पास डेल्टा पी नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसके सामने वही इक्वेशन हमने दोबारा लिखा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि M2 को ऊपर लेके जाएंगे और डेल्टा पी को यहाँ नीचे और पी नॉट को उस तरह लेके जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अगर हमारे पास
पी नाड और डेल्टा पी डायरेक्ट गिवन हो तो ये इक्वेशन यूज करेंगे तो m2 इज इक्वल्स टू पी नाट जो यहाँ नीचे था ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो पी नाट W2 M1 और जो यहाँ पे डेल्टा पी था तो वो नीचे आ जाएगा और M2 उधर चला जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा पी यहाँ नीचे आ गया तो डेल्टा पी एम W1 यहाँ पे आ गया तो ये हमारे पास हो गया इसका इक्वेशन। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं M2। अगर M2 की जगह हमने मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड कर देंगे जो कि पहले से डिजोल्व हो चुका है, हमें नहीं पता था कि कितना हमने इसमें डिजोल्व किया है तो उसका भी हम फाइंड कर सकते हैं कि यार हम प्योर सॉल्वेंट का गिवन हो वेपर प्रेशर और जो वेपर प्रेशर में चेंज आया है जो लोअर हो गया वो भी अगर गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन हो और इस तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल की भी ये दोनों क्वांटिटी गिवन हो तो हम इसका डिजोल्व मास भी हम फाइंड कर सकते हैं। या इस तरह अगर आप लोगों के पास डेल्टा पी ना हो और डायरेक्ट सोल्यूशन का गिवन हो प्योर सॉल्वेंट का गिवन हो तो उस तरह से ये इक्वेशन आप लोग यूज करके इसी का फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह हमारे पास उसमें कितना जो चीज़ हमने डिजोल्व किया था तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या था या उसका डिजोल्व मास कितना था। तो ये आप लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। जिस तरह हमने इससे पहले स्टार्ट के स्लाइड्स में हमने पढ़ा था ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात हो रही है तो वहां पे हमने तो बात कर ली पर अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट हो तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये while the chemical nature of the solute is not a factor it is necessary to take into account whether the solute is an electrolyte or non electrolyte। उसके हम फैक्टर की बात नहीं करेंगे उसका डिपेंडेंसी नहीं होते पर उसका हम ये देखेंगे कि ये डिसोसिएट होता है इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट होगा कि नहीं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जिस तरह हमने डिजोल्व किया है सिर्फ डिसोल्यूशन होगी पर पार्टिकल उसका डिसोसिएट नहीं हुआ पार्टिकल उसके आयन में स्प्लिट नहीं हुआ तो फिर उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट और अगर पार्टिकल आयन में स्प्लिट होता है तो फिर उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हम ये दोनों में डिफरेंस अभी देखेंगे किस तरह डिफरेंस आता है। As we know that ionic compound are strong electrolyte and thus dissociate into ions when they are dissolved. This result in a large number of the dissolved particle। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हम लेते हैं और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है और जो ग्लूकोज है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। तो ये जैसे ही हम डिजोल्व करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा ये सोडियम आयन पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन बनेगा ये हमारे पास दो आयन में स्प्लिट होगा जबकि ये फिर भी वही C6H12NO6 ही आएगा। ये हमारे पास इसमें चेंज नहीं होगा ये सारा एक कम्युलेटिव आयन होगा इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा इसमें हमारे पास डिसोसिएशन नहीं होगी तो ये होल वन आयन होगा जबकि आफ्टर डिसोल्यूशन ये दो आयन में स्प्लिट होता है सोडियम आयन बनेगा और क्लोराइड आयन बनेगा। तो अभी दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे किस तरह होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड ले लिया जो है उसको डिजोल्व किया वाटर में उसका एक सोल्यूशन में एक हमारे पास सोडियम आयन बना और दूसरा हमारे पास क्लोराइड आयन बना। तो कितने डिजोल्व आयन बने या कितने पार्टिकल बने 2 डिजोल्व पार्टिकल हमारे पास एक ही सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से बने या एक ही सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट से बने। अभी दूसरा हम जब मॉलिक्यूल ऐड कर लेते ग्लूकोज का तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब जैसे हम ऐड कर लेते तो वो हमारे पास एज अ होल मॉलिक्यूल हाइड्रेट हो जाता है या उसको हम कहते हैं सॉल्वेट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास क्या होगा कि ये एक उस फॉर्म में ही आ जाता है पर उसका पूरा एज अ होल वन पार्टिकल अगेन होगा उसमें डिसोसिएशन नहीं होगी। द सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट इनटू 2 आयन तो इसीलिए हमारे पास डिजोल्व आयन अभी क्या होंगे 2 आयन है जबकि इसके डिजोल्व आयन क्या होंगे 1 आयन होगा। तो सोडियम क्लोराइड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट जो है वो उतने ही है। इसीलिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड का जो वेपर प्रेशर होगा वो ट्वाइस रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। यहाँ पे हम कह भी सकते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट विल बी लोअर ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द एज द ग्लूकोज सोल्यूशन। दोनों पे हमने अगर 1 मोल ले ले 1 मोल सोडियम क्लोराइड का अगर हम लेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा 58.5 ग्राम अगर हम लेंगे तो ये 1 मोल होगा और अगर इस तरह हमारे पास 180 ग्राम हम ग्लूकोज के लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा 1 मोल होगा। तो अभी अगर हम ये 58.5 ग्राम ऐड कर लेंगे किसी भी सॉल्वेंट में और ये हम ऐड कर लेते हैं 180 ग्राम
यहाँ पे हमारे पास दोनों में जो डिफरेंस आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 मिनट डिक्रीज कर लेता है तो ये क्या करेगा 2 मिनट। क्यों? क्योंकि इसके 2 डिजॉल्व पार्टिकल बनते हैं, जबकि इसके डिजॉल्व पार्टिकल जो है वो 1 बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइटिक आप लोग ऐड करेंगे तो उसके जितने भी आयंस बनते हैं तो वो आप लोग गिनेंगे, जितने भी ज़्यादा बनेंगे तो उतना ज़्यादा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काज होगा, और जितने कम आयन बनेंगे तो उतना कम हमारे पास आएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होती है तो क्या होगा, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये आप लोग डिजॉल्व कर सॉल्व कर ले। ये क्वेश्चन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअर काज बाय द एडिशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सक्रोज, तो उसका मोलिकुलर मास जो है वो 342 ग्राम पर मोल है, टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 लीटर हम वाटर लेंगे और उसमें हम डिजॉल्व करेंगे तो उसका हम देखेंगे कि उसका वेपर प्रेशर हमारे पास कितना आता है। तो उसका जो प्योर वाटर का जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्योर वाटर प्रेशर है वो है 23.8 mm ऑफ Hg। तो आप लोग इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करें तो हमारे पास आएगा 0.125 mm ऑफ Hg। तो आप लोग ट्राई कर ले, जिस तरह ये फार्मूला हमने इससे पहले दिया है तो इसी फार्मूले में आप लोग पुट कर सकते हैं। यही वाला फार्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं या ये वाला फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या चीज़ फाइंड कर देना है, डेल्टा पी फाइंड कर देना है। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, इवन ये भी गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये है, W2 भी हमारे पास है, M1 भी है, सारी चीज़ें गिवन है। तो इसको हम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर देना ये, तो आप लोग इस सारी वैल्यूज को पुट कर ले और फिर फाइंड कर ले कि किस तरह आपके पास इसमें चल जाए। फिर दूसरा जो है द वेपर प्रेशर ऑफ द ईथर, मोलिकुलर मास जो ईथर का है वो 74 ग्राम पर मोल है, इज 442 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg एट 293 केल्विन। 293 केल्विन आप लोग ले ले या 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले ले, दोनों हमारे पास क्या होंगे, सॉरी 293 केल्विन हमारे पास जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी बात हो रही है। इफ 3 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ए अननोन कंपाउंड है आर डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ ईथर, ईथर की ऑलरेडी ये सॉल्वेंट है और इसकी हमारे पास ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है और ये इसकी मास भी गिवन आ गई। डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ ईथर एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर फॉल टू 426 मिलीमीटर ऑफ Hg। पहले कितना था 442, अभी कितना है 426। इसका मतलब है कि सॉल्यूट पार्टिकल कुछ जो ए के है वो भी सरफेस पे आ गए, इसलिए हमारे पास ये वेपर प्रेशर कम हो गया। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ए, यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि मोलिकुलर मास इसका क्या होगा। एज्यूम दैट द सॉल्यूशन ऑफ ए इन ईथर इज अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसी के साथ आप लोग ये फाइंड करें और इसका जो मास है, जो आंसर होगा वो हमारे पास आएगा 122.6, इसका मोलिकुलर मास आएगा। तो यहाँ पे आप लोग यही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। तो इसी फार्मूले में आप लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन है तो ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप लोग इसकी फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह इसका मोलिकुलर मास कितना आएगा या इसका जो डिजॉल्व मास है वो कितना आ सकता है। तो दोनों आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं और इस तरह आप लोग इसका ग्रुप भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।